वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के एक बहुत ही खास सेशन में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 2026 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका शायद 2026 पहला अटेम्प्ट होगा और कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट्स लिए होंगे और वो अपनी तैयारी में अब अपने अगले पड़ाव पर हैं, अगले स्टेप पर हैं। अगर आप 2026 को टारगेट करते हुए एक कंपोजिट तैयारी करना चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। और अगर आप 2026 के अटेम्प्ट में अपनी सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको जरूर से उन गलतियों को अवॉइड कर लेना चाहिए और सही समय पर सही कदम उठा के अपनी तैयारी को रीओरिएंट कर लेना चाहिए। आज का ये सेशन उसी ओर डायरेक्टेड है, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल सर। सर मैं एक चीज साथ में ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्टूडेंट से कि वो पेन पेपर साथ में लेकर बैठें, बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी टीम ने कुछ ऐसी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर अपने प्रीलिम्स में या मेंस में करते हैं एंड जिस वजह से उनका लिस्ट में नाम नहीं आता। तो इसमें हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, हमने बहुत सारे टॉपर्स से बात करी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात करी जो बार बार प्रीलिम्स या मेंस निकालते जा रहे हैं एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट से भी डिस्कशन हुआ जो कहीं ना कहीं बार बार फेल कर रहे हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एंड उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बिल्कुल एविडेंस बेसिस के ऊपर हमने उनको निकालने की कोशिश करी है। तो आज के सेशन में हम उन्हीं इश्यूज को अंडरस्टैंड करेंगे, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे उनके ऊपर वर्क किया जा सकता है। ये सारा होलिस्टिक कवरेज आज के सेशन में होगा, तो प्लीज ट्रीट इट एज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इसीलिए आप नोट जरूर करिएगा कि सर और मैं आपको आज क्या पॉइंटर्स देते हैं। ये मतलब आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है अगर आप इन गलतियों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एंड आई थिंक सर ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए रिलेटेबल भी होगा जो हम बातें करेंगे, क्योंकि बातें एग्जैक्टली हम आपकी करने वाले हैं। तो जो आपकी बातें हैं वो आप तक पहुंचेंगी और आप उसे महसूस करेंगे कि हाँ ऐसा होता है और ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद हमारे अटेम्प्ट्स रुकते भी हैं। जी तो सर। सर शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। Certainly, sir. और इस सेशन की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था कि हमने वो जो खास आइडेंटिफाई की हैं प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या। कुछ बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो हर बच्चा फेस कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बच्चा फेस कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, लगभग सभी बच्चे यही कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जैसा कि हमने एनालाइज किया सर। जी सर। तो इसमें जैसे पहला प्रॉब्लम जो सर है पहला प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी का। सर ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर बच्चा ही मेंशन करता है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, हम पढ़ने बैठ जाते हैं पर यही नहीं पता होता कि कितने टाइम में क्या चीज को मैं कैसे कवर करूंगा, मेंस कब करना है, प्रीलिम्स कैसे करना है, ऑप्शनल कब करूंगा, कोई प्लानिंग नहीं होती। अब होता क्या है, अभी जैसे हम सर अब जुलाई में यहाँ पे हैं, जुलाई 2025 में कब उनका अचानक से प्रीलिम्स उनके सामने आ जाता है एंड उनका केवल बहुत सारा सिलेबस बचा होता है, टेस्ट सीरीज नहीं दी रखी होती, और इसका रीजन यही होता है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट नहीं होते। सर मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, जैसे इस बार ऑल इंडिया रैंक 498 आए हैं उत्कर्ष, तो उन्होंने भी मुझे ये चीज बात बताई कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स के अंदर उन्होंने जो गलती करी थी ना, वो यही गलती करी थी कि वो कंसिस्टेंट नहीं थे, प्लानिंग के अंदर बहुत सारे उनको लूप होल्स इनको देखने को मिले थे। तो पहला जो मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते हैं वो कंसिस्टेंसी ना होने का ही है। इसमें ये भी होता है सर, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। आपका मन लगेगा कैसे जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको आगे करना क्या है। आपके पास आपके टाइम स्टैम्प्स नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कितने समय में क्या खत्म करना है। तो ऑफ कोर्स आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस है जिसका ओर छोर आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपने उसका ब्रेक डाउन किया ही नहीं है। ब्रेक डाउन करेंगे नहीं तो ऑफ कोर्स मन नहीं लगेगा। दूसरी प्रॉब्लम या दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है वो ये है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की ज्यादातर बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे हैं वो अपनी जो इंफॉर्मेशन बेस है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिवीजन की कमी होती है तो अक्सर आप इंफॉर्मेशन मिस करेंगे, या तो वो 50-50 में जाएगा या आप उसे गलत कर देंगे। जबकि सर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का ये है कि कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं, अगर आप उन्हें कैच कर लें और जी। अपने दिमाग को उसके लिए ट्रेन कर दें तो आप ये महसूस करेंगे कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको बहुत कम आइडिया होता है उन पर भी आप सही मार्क कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना होना। और प्रीलिम्स ऐसा खास पड़ाव है सर कि अगर आपका मींस कितना भी तैयार हो, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आपकी सारी तैयारी सिर्फ आप तक रह जाती है, क्योंकि आपको उसे दिखाने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा रहता है सर। सर इसमें एक कंसर्न ये भी है कि स्टूडेंट्स की ना एक आदत होती है कि चलो हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, ये भी बार बार पढ़ लिया, पर एप्लीकेशन पार्ट में वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं।
कई बार सर मैंने कई स्टूडेंट्स देखे ओवर द इयर्स, उनका ऐसा होता है कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, अगले बार फिर से क्लियर होता जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना कुछ टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पर यूपीएससी के एग्जामिनर को माइंडसेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मैं पढ़ के एग्जाम में डायरेक्टली जाके मैं एग्जाम दे आऊंगा और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, शायद कहीं ना कहीं ये थोड़ी गलत स्ट्रेटजी होती है। बिल्कुल। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रीलिम्स में सिलेक्शन लाने के लिए। बट सर यस सर, तीसरा हमारा जो इशू है वो है एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन मिसिंग होना। अब हर साल चाहे वो कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, 2023 में हो सकता है थोड़े क्वेश्चंस कम हो, बट अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो हर साल रफली 30 to 40% हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से होता है। अब एनसीईआरटी हमारे फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें लगता है कि चलो हम डायरेक्टली हम जो एडवांस बुक्स है उनकी तरफ चल लेते हैं, एंड उस चक्कर में हमारा कई बार उस सब्जेक्ट का बेस ही मिस हो जाता है। किस किस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इस बार भी सर इकोनॉमी के कई क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से पूछे गए 2025 के पेपर के अंदर। इवन फ्रॉम हिस्ट्री सर। यस, 2024 का सर मुझे याद है ज्योग्राफी का पूरा पेपर, एक आधा क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं, 90% क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स के पेपर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम एनसीईआरटी। अब बच्चों का अगर ये इंटीग्रेशन ही मिसिंग होगा एनसीईआरटी के साथ उनकी तैयारी का, तो कहीं ना कहीं वो तीसरा एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसमें एक मुद्दा ये भी आता है सर, कई बार तो ऐसा है कि कुछ बच्चे सीधा एडवांस पे जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी की बातें एडवांस बुक में मिल ही जाएंगी और मेरा अच्छा बेस है, मुझे समझ आ जाएगा। मसला केवल समझने का नहीं है, मसला ये है कि वो ये फाउंडेशनल बुक्स हैं जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली निकलते हैं। और सर ये कंपटीशन है, आपको पैरिटी मेंटेन करनी होगी। अगर आपके साथ वाला एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है और वहां से 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आपको वो पैरिटी मेंटेन करने के लिए, कंपटीशन को होल्ड करने के लिए उसे पढ़ना होगा। और कई बार तो ये हो रहा है, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ तो चुके हैं, 1-2 बार रिवाइज भी कर लिया है, लेकिन वो उसे अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो चीज पढ़ी हुई है वहां से आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एनसीईआरटी पढ़ ले जाओ, इट्स आल्सो अबाउट कि आपने अपनी तैयारी में उसे अच्छे से इंटीग्रेट किया या नहीं किया। जी तो यहाँ पर सर एक चौथा मुद्दा बनता है लैक ऑफ पोस्ट इवैल्यूएशन एनालिसिस। हाँ, ये बात बहुत सही है कि जब आप प्रीलिम्स के अपने टेस्ट देते हैं, वो इवैल्यूएट होके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली मींस में ये इवैल्यूएशन बहुत खास होता है। तो जो इवैल्यूएटर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्किंग कर देते हैं कि ठीक है, आपने यहाँ पर गलत किया, यहाँ पर सही किया। वो लिखा हुआ आपको मिल भी गया, लेकिन उसका प्रॉपर एनालिसिस ना होने की वजह से आप कभी ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली आप गलत कर कहाँ रहे हैं। हर बार आप सेम पैटर्न पर आंसर लिखते हैं, सेम तरीके के रिमार्क्स लेते हैं, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो अगर आपको अपनी गलतियां पता, कहते हैं सर गलतियां सुधारने का पहला स्टेप होता है कि आप एक्नॉलेज करें कि गलतियां हो कहाँ रही हैं, आइडेंटिफाई करें। और बिना एनालिसिस के ये आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाता, तो एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट होता नहीं है। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है एज फार एज मींस इज कंसर्न। सर मैं तो ऐसा मानता हूं कि पांचों में से अगर सबसे बड़ा इशू है तो प्रॉब्लम नंबर 4 ही है। अब स्टूडेंट्स का अक्सर आता है कि सर मेरे मॉक्स में इतने बन रहे हैं, मेरे मॉक्स में प्रीलिम्स में इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेंस में इतने मार्क्स बन रहे हैं। अब पॉइंट तो यही है कि भाई तभी तो सुधार पाओगे उस गलती को जब आपने समझा होगा कि गलती हो कहाँ रही है। मॉक सर इतना बढ़िया तरीका है, एंड अगर आपको कोई यहाँ पे मेंटर भी हेल्प कर दे तो एक बहुत शानदार तरीका बन जाता है अपनी गलतियां पहचानने का। अब इसी से तो पता लगेगा कि भाई मेरी पॉलिटी कमजोर है, इकोनॉमी कमजोर है, हिस्ट्री कमजोर है, क्या चीज में मेरी गलती हो रही है। और सर मैं ऐसा मानता हूं कि जितना ज्यादा आप डीप में डिग करेंगे अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उतनी ज्यादा हेल्प होती है। कई बार सर स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं कि मेरा सी सेट कमजोर है। ऐसे नहीं होता, सी सेट कमजोर नहीं होता। आप उसके भी अंदर जाइए, आप ये बताइए कि मैथ्स कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है, और मैं तो बोलता हूँ उसके भी अंदर जाइए। टॉप टॉपिक्स क्या हैं? आप क्वांट में अगर आपके 25 टॉपिक्स आते हैं तो हो सकता है भाई आपके 10 टॉपिक अच्छे हो, 15 टॉपिक थोड़े से कमजोर हो। तो आपने बोला कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस कमजोर था या टाइम एंड वर्क कमजोर था, फिर हम देखेंगे सर टाइम एंड वर्क में किस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं हो पा रहे। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हो सकता है आपसे बेसिक क्वेश्चन बन पा रहे हो, पर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन नहीं बन पा रहे होंगे। जिस दिन आप इस लेवल तक अपने माइक्रो एनालिसिस आपने कर लिया, आपको किसी ने या फिर हेल्प कर दिया इस चीज के रिगार्डिंग, आप कहीं ना कहीं पहचानने लग जाएंगे कि आपकी गलती है कहाँ पे, एंड तभी उस पर वर्क किया जा सकता है। ऐसे हवा में तो सर कोई भी बोल देगा हिस्ट्री नहीं आती मुझे, पॉलिटी नहीं आती, वो चीज जानकर आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पोस्ट इवैल्यूएशन एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच स्टूडेंट आर कमिटिंग डे आफ्टर डे। और सर मुझे लगता है कि इतना ही तो फर्क भी होता है सिलेक्टेड बच्चे में और उससे जो रह जाता है। जी अगर आप यही बेसिक एनालिसिस करके उस पर काम कर लें तो आप बड़े आराम से मेरिट लिस्ट में एंटर कर जाते हैं। जी सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो 5वें नंबर की है, दैट इज प्री टेस्ट रिवीजन चैलेंज। हम अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये प्रॉब्लम किस तरीके की है? सर ये प्रॉब्लम इस तरह से है कि कई बार हमें टेस्ट देना होता है, या मान लीजिए हमें कोई फुल लेंथ टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, उससे पहले
हमें लगता है डर कि यार मेरा तो रिवीजन ही नहीं हो पाया पूरे सब्जेक्ट का, मैं टेस्ट कैसे दूं। उस चक्कर में ना ही उस सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो पाया, ना ही हमने उस सब्जेक्ट का कभी टेस्ट दिया। तो कहीं ना कहीं लास्ट के दिनों में खासकर ये इशू आता है, खासकर जब प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला होता है, कि उस टाइम के ऊपर हम टेस्ट देना चाहते हैं पर रिवीजन है नहीं। तो ये एक अपने आप में सर बड़ा कंसर्न और बच्चे बड़ा डिससेटिस्फाइड होकर एग्जाम देने जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऐसा होता है कि वो एग्जाम देने जाने वाले हैं, कल उनको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो इतने ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं कि वो एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले ही गिव अप करके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने रिवाइज किया ही नहीं है, और सिलेबस इतना बड़ा होता है, आपका मटेरियल इतना ज्यादा बल्कि हो जाता है कि आपको ये फील होता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको पूरा पढ़ के एग्जाम अटेम्प्ट कर पाएं। तो वो गिव अप मोड में जब एग्जाम देने जाते हैं, तो फिर उसके बाद का जो आपका आउटकम निकलता है उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते बनता भी नहीं है। जी। तो ये कई सारे सीरियस इश्यूज हैं जो प्रिपरेशन में हैं, और ये सभी एनालाइज्ड इश्यूज हैं, मतलब हम हल्की बातें नहीं कर रहे हैं, इन पर हमने बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। जैसे कि सर ने बताया, वी हैव एनालाइज्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ टॉपर्स, और उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन इट। प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब इसका सोल्यूशन कैसे ड्रॉ किया जाए, आखिर हम कैसे अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे। सर इसमें ना पहली बात तो मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्टूडेंट अपने एंड पे खुद पूरी मेहनत करे, खुद डेडिकेट ढंग से ये सारी की सारी चीजें करें, मतलब इस मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करें एंड अपने एंड पे वर्क करते रहे। जैसे कि सर हम अक्सर बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप है उसका आइडेंटिफिकेशन, और वो Right. हमने कर दिया है। राइट। नाउ यू नो व्हाट आर Yes. द प्रॉब्लम्स, नाउ Yes. इट्स टाइम टू वर्क ऑन इट। यस। बाकी सर हमारी टीम भी बिल्कुल कोशिश करी है कि इन इश्यूज को लिस्ट डाउन करने के साथ साथ इनके कुछ सॉल्यूशंस भी आपको दें। एग्जैक्टली, खाली प्रॉब्लम बताने से तो बात Yes. बनेगी नहीं। सर पहली चीज का जो सॉल्यूशन हमारी टीम ने निकाला है वो है इन फॉर्म ऑफ अ शेड्यूल। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे एक प्रॉपर हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाने की कोशिश करी है। ये शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगा। ये शेड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी जो प्लानिंग वाली दिक्कत थी ना वो कहीं ना कहीं साइड हो जाए। अब होता क्या है, हमें पहली बात तो ये नहीं पता होता कि कब तक हमने कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मैं मेंस कब तैयार करूंगा, प्रीलिम्स कब तैयार करूंगा। और दूसरी बात, हमने चलो मान लो तैयार कर भी लिया, एक रफ आइडिया बना भी लिया, हमें डेली का पता नहीं होता। हमें यही नहीं पता होता कि चलो एक महीने में हिस्ट्री पढ़नी है, पर भाई आज क्या पढ़ना है। फिर होता क्या है, 25 दिन हम महीने के कुछ नहीं पढ़ते, आखिरी के 5 दिन में पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। आपको डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाना होगा, एंड यहीं पर आपके ऊपर एक चेक रखने वाली जो चीज है ना वो ये शेड्यूल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अगस्त को आपका टॉपिक होगा फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन मूवमेंट, ये सारा टॉपिक होगा जो यहाँ पे मेंशन है। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक हिट करेगी ये चीज कि यार मुझे आज ये चीज कंप्लीट करनी है, राइट। वो जो बात थी ना कि कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, इसीलिए नहीं आ पाती क्योंकि आपने सोच रखा है कि मुझे 1.5 महीने में हिस्ट्री कंप्लीट करना है, पर भाई आज क्या करना है वो किसी को पता ही नहीं है। इस वजह से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इस तरह से एक प्रॉपर आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। उस शेड्यूल के अंदर आप अलग अलग कंपोनेंट्स देखेंगे यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से, एंड उनके ऊपर वर्क करेंगे। और एक प्रॉब्लम ये भी आती है सर, बच्चे जो सोचते हैं कि मैंने ये शेड्यूल का डिवीजन किया है डे वाइज, जी। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये डिवीजन जुडिशियस तरीके से किया भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के लिए मैंने बहुत ज्यादा काम लिया है और जबकि कल के लिए काम नहीं है। जी सर। तो ये डिवीजन उनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती है क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी आपका शेड्यूल प्लान किया है सभी एक्सपीरियंस लोग हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा कम से कम तो एक दिन में इतना पढ़े। अगर वो इतना नहीं पढ़ेगा तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा और अपने एग्जाम के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको इस बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डेली का टारगेट आपका जो है वो ज्यादा है या कम है, क्योंकि बहुत ऑप्टिमम डिवीजन यहाँ पर किया गया है। आई हैव सीन दैट दिस सिलेबस। जी। तो ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है सर जी कि सर। हमने एक प्रॉपर जो कंसिस्टेंसी के लिए प्लानिंग है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दिस प्लानिंग, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो प्लानिंग प्रेजेंट की जा रही है स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सेकंड जो मुद्दा हमारे सामने आता है सर, दैट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स की क्वेश्चंस की नहीं होती है। Yes. आप क्वेश्चंस को उठाते हैं, दिमाग भिड़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। ये चीज हमेशा काम नहीं करती। कहते हैं कि नॉलेज लेवल का एक थ्रेशोल्ड है जो आपको अचीव करना होगा। थ्रेशोल्ड जो नॉलेज का आप अचीव करते हैं उसके बाद काम करना शुरू करता है एक्सपीरियंस। आपको नहीं पता होगा एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेकिन जो आप मार्क करेंगे वो सही निकलेगा। और इसके लिए आपको क्वेश्चंस की फ्रेमिंग का पैटर्न समझना होता है, उन्हें किस तरीके से बनाया जा रहा है। टॉपिक्स जैसे कि सर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो अगर वो किसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं तो गलत ऑप्शन भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का ही होगा। ऐसा नहीं कि वो किसी और टॉपिक से गलत ऑप्शन लेकर आ रहे हैं।
आप पैटर्न समझते हैं, आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, तो बातें सॉल्व होने लग जाती हैं। इसके लिए जो हमने सॉल्यूशन ट्रेस किया है सर, जी सर। वो इन जनरल ये है कि आप जब भी अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनके साथ आपको मिलेगा एक सुपर हिंट। सुपर हिंट आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करें। इट्स सिंपल कि जैसे यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि प्लास्टिक जो है इनमें से किस में कंटेन्ड है। अब यहाँ पर एक अप्रोच है नॉट अप्रोच, जिसमें आप ये मानकर चलिए कि नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन आप ये एसेस करेंगे कि इस चीज को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है कि इसमें नहीं होगा, इसमें होगा ही होगा। तो जब आप एक पैटर्न पकड़ते हैं ना, एक अप्रोच हो गया कि आप ये मान के चलिए कि इसमें नहीं होगा, और फिर आप उसे जस्टिफाई करिए, आप देखिए जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो एक बात हो गई सर। ऐसे कई सारे और सुपर हिंट यहाँ पर दिए गए हैं जी क्वेश्चन को सॉल्व सर, करने के जैसे लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई क्वेश्चंस आते हैं जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि ड्रोन्स क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम अक्सर देखते हैं कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके एप्लीकेशन अभी इवॉल्व हो रहे हैं। तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि जो आपके ज्यादातर जो आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं ऑल करेक्ट होते हैं, करेक्ट क्योंकि होने की संभावना बढ़ जाती है वो उनकी। इतना ज्यादा होता है कि आप क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे कि ये नहीं होगा, ये भी होगा। जी तो आप जब ऐसे अप्रोच समझने लग जाते हैं तो यूपीएससी का क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन के बियॉन्ड निकलिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अवेल करिए, और ये अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस के साथ आती है। अच्छी बात ये है कि आप मेंटोर्स के जरिए इसे और बेहतर तरीके से अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। ये फायदा यहाँ पर हो जाता है। सर, मैं एक दो एग्जांपल इस बार के एग्जाम से देना चाहूंगा। इस बार सर 2025 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग। उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर क्वेश्चन था कि देयर वाज फ्यू स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स थी उसमें। तो स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आई उन स्टेटमेंट्स के अंदर क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग नंबर्स वहां पे दिए हुए थे। बट कई स्टूडेंट ऐसे थे जो डर गए उस क्वेश्चन को देख के, वेरस कुछ स्टूडेंट्स ने उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करी। एंड उनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा था जो बहुत ही आसान था। वो बात कर रहा था वर्टिकल डेवोल्यूशन की, कि कितना सेंटर और स्टेट वर्टिकल डेवोल्यूशन करते हैं। तो वो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत आसान थी और वो गलत स्टेटमेंट थी। जिन बच्चों ने वो स्टेटमेंट को पकड़ा, रियलाइज किया कि वो स्टेटमेंट गलत है, वो ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुंच गए जस्ट बाय एलिमिनेटिंग वन ऑफ द ऑप्शंस। तो ये जो चीज है ना कि क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन कभी टफ या आसान नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है ऑप्शंस उस क्वेश्चन को आसान या मुश्किल बना देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इकोनॉमी का वैसा ही था। ये अप्रोच आपके अंदर एक दिन में डेवलप नहीं होती है। ये चीजें आप प्रैक्टिस करते हैं, ये चीजों पे आप वर्क करते हैं। ये एग्जांपल्स आप पहली बार करने लगेंगे तो काफी दिक्कत आएगी यहाँ पे। जैसे ये नो वायरस वाला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये पीवाईक्यूज है सर, ये वाला कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो हमारी टीम ने इस तरह से लिस्ट किए हुए हैं जो आपकी सिर्फ नॉलेज के साथ नहीं हो पाएंगे। नॉलेज के साथ साथ आपका एक प्री रिक्विजिट बेस होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन आपको समझ आनी चाहिए, कितनी हाई पॉसिबिलिटी है उस स्टेटमेंट के सही या गलत होने की। अगर आप ये अंडरस्टैंड करते हैं तो प्रीलिम्स का जो माइंडसेट है ना, आप उसको कैच कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, हर वो बंदा जो बार बार प्रीलिम्स क्लियर करता है ना, उसको ये प्रीलिम्स का माइंडसेट बहुत अच्छे से आता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस माइंडसेट को प्लीज डेवलप करें। सर, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस से सॉल्व होते हैं। हमेशा ये बात बोली जाती है, आपको क्वेश्चंस की सॉल्व करने का एक्सपीरियंस जब मिल जाएगा तो आपके गलत क्वेश्चंस भी सही होने लग जाएंगे। लेकिन कभी कोई इस बारे में बात नहीं करता कि वो एक्सपीरियंस आखिर आपको मिलेगा कैसे। रैंडम प्रैक्टिस करने से ऐसा नहीं होने वाला है। आपको हर क्वेश्चन पे दिमाग बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर वो एक्सपीरियंस आप अवेल कर पाते हैं सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। और आई थिंक सर कि ये जो पैटर्न है जहां पर आपको सुपर हिंट मिल रहा है, ये आपको उसी एक्सपीरियंस को अवेल करने में बहुत ही हेल्प कर देगा, आपके दिमाग को एक्टिवेट करेगा ये सुपर हिंट हर क्वेश्चन के ऊपर। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनोवेशन जो यहाँ पे करा गया है, आपके क्वेश्चंस के सॉल्व करने की टेक्निक को थोड़ा सा और रीओरिएंट करने के लिए, और आपका जो एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, उसे और इनहैंस करने के लिए। जैसे सर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे है ही सामने, यहाँ पे लिखा ना COP 28 डिक्लेरेशन, ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। अब जब बाइंडिंग वाली चीज आती है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुपर हिंट में बहुत क्लियरली मेंशन है कि कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन अगर लीगली बाइंडिंग होगी तो पार्लियामेंट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे क्लॉजेस होंगे जो इन्फोर्स करने होंगे, जो अपने आप में बहुत एक बड़ा मुद्दा बन जाता है जब भी हम इस बारे में सुनते हैं। तो जो ऐसी स्टेटमेंट हमने बहुत ज्यादा नहीं सुनी, उसके केस में हमें नोटिस करने को मिलेगा कि वो लीगली बाइंडिंग चीज नहीं होगी। ये लॉजिक है। ये आपको शायद हो सकता है कि आपने जब पढ़ा हो करंट अफेयर्स के अंदर, यू माइट नॉट रिकॉल एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। एग्जाम के समय ऐसी चीजें याद नहीं रहती हैं, पर एग्जाम के टाइम पर लॉजिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
एंड उससे आप इस क्वेश्चन को भी ठीक कर सकते हैं। बस यही चीज धीमे धीमे आपके अंदर इनकलकेट होती चली जाती है। थर्ड इशू जो सर हमारे पास था। जी सर थर्ड इशू है हमारे सामने एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन का। जैसा हमने डिस्कस भी किया कि हर साल 30 से 35% जो रफली सिलेबस के क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो इसके लिए भी एक छोटा सा हमारी टीम ने जो सोल्यूशन यहाँ पे रेडी किया हुआ है। जैसे ये 2025 का पेपर की अगर हम बात करें तो 27 क्वेश्चन सर इस बार के पेपर में ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आंसर हो रहे हैं। द वर्ड इज वेयर डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो सर बहुत सारे लोग कह देते हैं कि इतने आए उतने आए, बट डायरेक्टली क्वेश्चन जो थे वो 27 थे। तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा जैसे सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये तो हम पढ़ते ही हैं वैसे हर जगह, तो बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में एज इट इज ये मेंशन्ड है। बिल्कुल आराम से एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जा रहे थे, बहुत टेक्निकल सवाल नहीं थे, मतलब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको ये इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाती है। ये सर क्वेश्चन आया, ये एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बिल्कुल आपकी हिस्ट्री बुक्स के अंदर ही है। इकोनॉमी के भी सर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कैपिटल रिसीट वगैरह हो गया, तो बजट के टॉपिक में हम वैसे भी डिस्कस करते हैं, पर ये एनसीईआरटीज में भी एज इट इज ये मेंशन्ड है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स अगर एनसीईआरटीज को अच्छे से कवर करेंगे, उनका कवरेज अच्छा रहेगा, अपने सिलेबस को उसके साथ इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी उनको एक अच्छा रिवॉर्ड ये मिलेगा। क्वेश्चन बहुत इजी पिक होते हैं सर, मतलब कि अगर आपने एनसीईआरटी जो कि बच्चों की किताब होती है बहुत अच्छे से पचा रखी है, तो आप समझिए कि सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे सॉल्व हो जा रहे हैं, और ये आपको कट ऑफ ब्रीच करने में, क्लियर करने में बहुत हेल्प कर देते हैं। और हम अक्सर इस फैक्ट को नजरअंदाज करते हैं। अगर आपका साल अच्छा है, क्वेश्चन पेपर बहुत ऑड नहीं बनाए हैं, तो एनसीईआरटीज आपको एक लेवल तक तो लेकर चली जाती है कि चलो यहां तक हम तुम्हें पहुंचा देते हैं, आगे का तुम देख लेना। तो एनसीईआरटीज 25-30 क्वेश्चन तक का मार्क तो आपको यूं ही पहुंचा देती हैं, यहां तक हम तुम्हें लेकर आए हैं, अब जो तुमने एडवांस स्टडी करी है उसका इस्तेमाल करो, अपना कट ऑफ क्लियर करो। सर मेरा एक मानना ये रहा है हमेशा से कि अगर हम बात करते हैं ना प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स एक रिलेटिव एग्जाम है। आप प्रीलिम्स से बाहर इसलिए नहीं होते हो कि कोई रैंडम क्वेश्चन, कोई अजीबोगरीब क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया और आपको नहीं पता था। आप प्रीलिम्स से बाहर तब होते हो जब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है एंड आप इसको गलत मार्क कराते हो। अगर आपने आसान क्वेश्चन को गलत किया या आसान क्वेश्चन छोड़ के आए, आप बाकी कंपटीशन से बहुत पीछे हो जाते हो। मुश्किल क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता, ना मुझे आता, ना आपको आता है, तो उसमें उतना घबराने वाली बात नहीं है। पर भाई ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ रहे हो या गलत करके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है फिर आपका लिस्ट में बाहर जाना आपका बनता भी है, तब आपने कंपटीशन में compete नहीं किया। एग्जैक्टली। तो मतलब जब बाकियों ने सही कर दिया, आपने गलत कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली भाई उनसे पीछे हो चुके हो। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बिल्कुल किसी भी हालत में मिस नहीं करने चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलता हूँ कि लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, भाई वो नहीं गलत हो सकते आपके। अजीबोगरीब क्वेश्चन कोई आ गया, करंट अफेयर से कोई अजीब क्वेश्चन पूछ लिया, दैट्स ओके, नॉट अ बिग थिंग, पर ये क्वेश्चंस नहीं गलत होने चाहिए आपके। तो प्लीज इन पे ज्यादा फोकस करिए, रेदर देन ये सोचने की कि मैं वो भी मैगजीन पढ़ लूं, वहां से एक क्वेश्चन आया था, उससे क्वेश्चन आया था, उस चक्कर में कई बार बच्चे चले जाते हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं। तो प्लीज इनके ऊपर डेफिनेटली आप ध्यान दीजिएगा। और चौथा इशू सर, वैसे हमने ये जो तीनों पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए, इसके लिए हमने एक बहुत ही प्रॉपर प्लान बनाया है, जो कि बहुत ही फेज्ड मैनर में प्रिपरेशन को रीओरिएंट करता है। तो वो फेज्ड मैनर की हमारी प्लानिंग क्या है, उसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। सर मैं वही बता रहा था स्टूडेंट्स को कि एक्चुअली ना हमारी टीम की कोशिश यहाँ पे ये रही है कि आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करा पाए। देखो डेफिनेटली हमने इश्यूज भी डिस्कस किया, अभी और भी हम डिस्कस करेंगे इनके सॉल्यूशंस, पर कोशिश ये है कि हम अपनी तरफ से आपके लिए 100% प्रेजेंट करें इस चीज को, पर आपकी भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं मेहनत। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमने बोला है ना, पर कंसिस्टेंसी आपकी तरफ से प्रेपरेशन के अंदर हमें चाहिए। अगर ये चीज साथ में आएगी तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशंस हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पर सर हमारी टीम की तरफ से जो सॉल्यूशंस हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। तो हमारा जो सृजन बैच है, दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जो हमारी टीम ने प्रपोज किया है। इट इज अ काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, बट तो जो चीजें हैं ना, तो एक्चुअल में ना हमने प्लानिंग ये करी है कि हम 1 सेकेंड सर, हाँ जी, तो हमने यहाँ पर हर एक चीज को फेज्ड मैनर के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करी है। फॉर एग्जाम्पल अभी का जो टाइम है, यानी कि जुलाई से लेकर आपके नवंबर तक का टाइम, ये टाइम आपको अपने मेंस को डेडिकेट करना है। इसका रीजन ये है कि सर अगले साल अगर हम देखें, हमारा प्रीलिम्स है मई एंड में, राइट, एंड हमारा जो मेंस होगा वो होगा आपका अगस्त में। ठीक है, आई थिंक 23 अगस्त या 22 अगस्त के आसपास हमारा मेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो 90 दिन से भी सर कम समय है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सर मैं अभी प्रीलिम्स का पढ़ लेता हूँ, जब मेंस का टाइम आएगा तो मेंस का पढ़ लेंगे, भाई 70-80 दिनों के अंदर मेंस की तैयारी नहीं होती है। तो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस।
यहाँ पर आप जितना अच्छा हो जाएंगे मेंस के अंदर, उतना ही ज्यादा आपको अगले साल दिक्कत नहीं आएगी। अब इस बार भी यही हुआ काफी बच्चों के साथ कि पहले वो उनका मेंस रेडी नहीं था एंड दैट इज व्हाई दे फेस द इशू। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आने वाले कुछ महीने हमारे मेंस के लिए हम अच्छे से रेडी हो जाएं, मेंस के ऊपर हम अच्छे से फोकस कर लें, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स करने से आपका रैंक नहीं आता है, रैंक आपको मेंस की स्टेज दिलाती है। तो ये जो पहला फेज हमने यहाँ पे प्लान किया है, जुलाई से लेकर नवंबर एंड तक, ये मेन स्पेसिफिक आपका फेज रहेगा जी। और इसमें सर जो चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड हैं, जीएस की आपकी मॉड्यूल क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा स्पेसिफिकली। एससी की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पैरेलली आप देखिए 4 आपके मीन्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो आपको डेली बेसिस पर दिए जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पर 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा एज ले चुके हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स से, बच्चों से। ऐसे के टेस्ट हैं जो आपके फेज्ड मैनर में यहाँ पर आपके सामने हो रहे हैं। यहाँ एक लिखो लाइव सेशन जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। सर इसके बारे में बताइएगा। राइट सर, जब ना जैसे आप हिस्ट्री की जैसे हम बात करते हैं, हिस्ट्री का आंसर लिखने का तरीका अलग है, पॉलिटी का आंसर लिखने का तरीका अलग है, इकोनॉमी का तरीका अलग है। जैसे इकोनॉमी के आंसर्स के अंदर आपको अच्छा खासा डेटा, उसका इकोनॉमिक सर्वे के साथ इंटीग्रेशन, बजट के साथ इंटीग्रेशन, ये तरीका अलग है। पॉलिटी में आपके आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होती हैं। हिस्ट्री के कई बच्चों को इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो एक्चुअल में ना हमारा ये जो सीजन का जो फेज 1 होगा, उसके अंदर हमारे जो फैकल्टीज हैं वो हर एक सब्जेक्ट से पहले आपका एक लिखो लाइव सेशन लेंगे, जहां पर आपको गाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। आपको इनफैक्ट टाइम भी दिया जाएगा उसमें लिखने का भी, एंड हमारी जो फैकल्टीज हैं वो आपको हेल्प करते रहेंगे आंसर राइटिंग के अंदर। तो हर एक सब्जेक्ट स्टार्टिंग से पहले एक लिखो लाइव सेशन होगा, ताकि हम उस अप्रोच को अंडरस्टैंड कर पाए। इन बिटवीन जो वीकली सेशंस होंगे उसमें टॉपर्स एंड फैकल्टीज आपसे मिलते रहेंगे, वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, तैयारी में आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं हैं, तो आप उसे इंटरेक्ट कर पाएंगे और उसके जरिए आप जो सर्टेन गाइडेंस है उसे इन बिटवीन अवेल कर पाएंगे। जी सर यहाँ पे 3 तरीके के टेस्ट की बात करी गई है। जी सर। 15 डेज के इंटरवल पे जीएस और सीसैट का टेस्ट होगा प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अब इसका रीजन सर ये है, कई बार स्टूडेंट्स ना मेंस के अंदर इतना ज्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं कि वो प्रीलिम्स को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि थोड़ा सा आपका प्रीलिम्स का भी रिटेंशन रहे, तो हर 15-15 डेज के फेजेस के बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पर आपका जीएस और सीसेट का एक टेस्ट यहाँ पे प्लान किया है, ताकि आप प्रीलिम्स के साथ थोड़ा टच में रहें। डेफिनेटली फोकस मेंस के ऊपर ज्यादा है, पर प्रीलिम्स के साथ थोड़ा टच में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये टेस्ट उसी में हेल्प करता है। एंड पैरेलली सर जो बिग 4 सब्जेक्ट्स हमारे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, चलिए एथिक्स तो केवल मेंस का हो गया, ये चारों आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हैं। आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का ऑलरेडी आपका पार्ट प्रिपेयर हो रहा है। इट्स बेटर कि हम इंटरमीडिएट पीरियड में उसकी प्रैक्टिस भी करते चलें। पैरेलली आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, जैसे ही आपका सब्जेक्ट एक खत्म होता है, हिस्ट्री खत्म होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपका खत्म होता है, तो उसके बाद आप मेंस का सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे इस कंप्लीशन के बाद। एंड फाइनली आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा जब आप अपना एक बड़ा हिस्सा सिलेबस का कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये जो फेज है 1, वो आपके मेंस की तैयारी के ऊपर फोकस्ड है, एंड वी विल ट्राई टू इंश्योर कि आपकी तैयारी इस फेज में मेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। अगेन कंसिस्टेंसी आपकी होगी, मेहनत आपकी होगी, प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करके दे दी हैं, सॉल्यूशन हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, वो आपके लिए अवेलेबल है, बट करने वाले आप हैं, करना आपको ही पड़ेगा। आपके लिए सब कुछ अवेलेबल होगा, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट। यस सर, कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, जो फेज 2 हमने यहाँ पे प्लान किया है वो प्रीलिम्स का है। अब ध्यान से डेट्स को आइडेंटिफाई करो। जुलाई से लेकर नवंबर एंड तक आपका मेंस वाला फेज होगा, बट जैसे ही हम दिसंबर की तरफ मूव करेंगे, अब हमें थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ यहाँ पे फोकस अपना शिफ्ट करना होगा। कब तक रहेगा? जब तक भाई हमारा प्रीलिम्स कंप्लीट ना हो जाए। तो आपका आई थिंक 25 मई को नेक्स्ट ईयर 24 मई को इनका प्रीलिम्स है, एंड उस टाइम के ऊपर हमारा फेज 2 पूरा यहाँ तक चलता रहेगा। अब इसमें देखो, जो हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी थी, क्या प्रॉब्लम्स थी? एक तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, दूसरा हम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते, राइट। तो ये कहना है कि जो प्रॉब्लम्स थी ना, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको यहाँ पर है। कैसे? डेली बेसिस के ऊपर आपके यहाँ पे 30 जीएस के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होंगे, 10 क्वेश्चन सीसेट के प्रैक्टिस होंगे, एंड ये प्रैक्टिस उसी तरह से होगी जैसा मैंने आपके साथ सुपर हिंट वाली बात करी थी। जब हमने नोटिस किया था कि हम पढ़ेंगे तो सही, अप्लाई भी करेंगे, पर अंडरस्टैंड करते रहेंगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर वो कैसे बना, लॉजिक वहां पे अप्लाई करना हम यहाँ पे सीखेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। साथ ही साथ सर ने भी बताया था कि हमें ना अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीजें भी आपको यहाँ पे पता लगती रहेंगी। किसी टेस्ट में नंबर कम आए तो क्यों कम आए, अच्छे आए तो और कैसे अच्छे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे प्रीलिम्स के टेस्ट देकर ही पता लगेंगी। बाकी जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा,
तो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका सेक्शनल टेस्ट होगा। ये तो डेली बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आपका सेक्शनल टेस्ट आपका होता रहेगा। एंड साथ ही साथ जब एक मेजर चंक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर एफएलटी लेंगे। एफएलटी आपको हेल्प करेंगे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप कितना रेडी हो चुके हो प्रीलिम्स के लिए। 2 घंटे के अंदर क्या मैं टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सर अभी मैं एक स्टूडेंट को मिल रहा था, उसने कहा कि सर 2025 के प्रीलिम्स के अंदर एक गलती करी उसने, ओएमआर में 2-3 बबल्स ऊपर नीचे कर दिए। अब ये रीजन पता क्या है, हमने कभी फुल लेंथ टेस्ट ही नहीं दिया, हमने कभी रियल टाइम मॉक का क्या एक्सपीरियंस होता है कभी वो दिया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि जितनी गलतियां करनी है वो अभी कर लो। यही तो मौका है गलतियां करने का। रियल एग्जाम में गलती करने की बजाय जितनी गलती करनी है यहां कर लो। मैं तो ये मानता हूं कि जितनी ज्यादा गलतियां यहां कर लोगे उतना अच्छा बात है, तभी तो सीख पाओगे उन चीजों से। तो ये सीखने के लिए ये सारी चीजें आपके लिए बनाई गई हैं, ताकि आप अपने आप को बेहतर करते रहें। वही बात है सर, युद्ध के मैदान में तलवारबाजी की प्रैक्टिस नहीं की जाती, उधर जाके लड़ाई लड़नी होती है। प्रैक्टिस जितनी करनी है यहाँ कर लो, नहीं तो वहां मारे जाओगे। इट्स बेटर कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर लें, ताकि एग्जाम के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो। यहाँ पर सर बुक्स आपके लिए अवेलेबल होंगी। उड़ान जो प्रीलिम्स की बुकलेट है, इट्स वेरी फेमस। आप सभी लोगों ने इसके बारे में जाना सुना और समझा है। हर साल बच्चे, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे इस किताब को पढ़ते हैं और ये उनके प्रीलिम्स को बहुत ही आसान बना देता है। ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल होंगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम आपके लिए जो होती है वो उड़ान 500 से सॉल्व हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए उड़ान 500 आपके लिए होगी, और ये आपके प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है उसे एकदम स्ट्रीमलाइन करेगी, और आपको एकदम कंपोजिट मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ये रहा फेज 2। सर फेज 3 में मुझे लगता है हम एक बार फिर से मेंस की ओर जाना चाहिए। जी, आपने देखा कि आपने फेज 1 में अपना जो मेंस तैयार किया था वो बिना स्ट्रेस के तैयार किया था, बहुत ही कंपोजिट तरीके से तैयार किया था, और यही ऑब्जेक्टिव भी था कि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और प्रीलिम्स और मेंस के गैप में आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, ऐसे समय में मेंस का एक बड़ा हिस्सा आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, और अब होगा समय कि आप उसे फाइनल शेप दें। हम बात कर रहे हैं उस प्रिपरेशन की जिसमें आप सीधे सिलेक्शन लें, और अब आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप है। वी एक्सपेक्ट कि अगर आप बहुत मेहनत से तैयारी करेंगे, जो गिवन प्लानर है उसे फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेंगे, तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। और जब आपको मेंस देने का मौका मिलेगा तो 25 मई के बाद आपका ये थर्ड फेज शुरू होता है, जो कंप्लीटली मेंस फोकस्ड होगा। वी विल टारगेट मेंस ओनली, क्योंकि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर चुके होंगे। हम आपकी मेहनत के भरोसे इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं। यहां पर मीन्स तक ये आपकी पूरी तैयारी चलती रहेगी। अब मीन्स के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपने बड़ा हिस्सा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो डेली 7 क्वेश्चंस आपके पास होंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना होगा। आपने जो कुछ पढ़ा समझा जाना है उसके बेसिस पर उसे इवैल्यूएट किया जाएगा। सिर्फ इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, उसे डेली बेसिस पर डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप समझ सकें कि लूप होल्स कहां और कैसे होते हैं। तो ये तो एक एलिमेंट होगा जिसके बेसिस पर आपका ये गैप आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट सर यहाँ पर। सर मैं एक ना इसमें छोटे सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये जो टाइम होता है ना, इसमें स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं और कंटेंट पढ़ लूं और अच्छा हो जाऊं, और उसमें होता क्या है ना कि उनकी एक टेस्ट लिखने की आदत नहीं बन पाती। 70 दिन कैसे गुजर जाते हैं, 80 दिन कैसे गुजर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता। अचानक मेंस आ गया होता है और हमने बहुत कम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी होती है। ये प्रॉब्लम भी मैंने कई सालों से मैंने स्टूडेंट्स की आइडेंटिफाई करी थी सर, एंड ये जो प्लानर बनाया है उसी कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है। भाई पहले दिन आप 20 क्वेश्चन नहीं लिख सकते 3 घंटे के अंदर, तो इसीलिए प्लानिंग क्या की गई है कि आपको पहले 1 घंटा दिया जाएगा, आप उस 1 घंटे में 7 क्वेश्चन लिखना सीखो। अब 20 क्वेश्चन एक दिन में नहीं हो पाएंगे। पहले दिन आपने क्या किया, 1 क्वेश्चन लिखा, पर कोशिश ये करो कि 7 क्वेश्चन लिखो 1 घंटे के अंदर। एक बार हैबिट बन गई ना टाइम मैनेजमेंट की, फिर आपका सेक्शनल टेस्ट आ जाएगा। फिर आपका पूरा जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो उसका पूरा आपने सेक्शन टेस्ट दे दिया। अब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, अब आपके हाथ को भी आदत पड़ गई है लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन लिखने की। पहले एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, फिर ज्योग्राफी, फिर सोसाइटी, आदत बन चुकी है अब यहाँ पे। अब जाकर अब आप यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए आप एक तरह से एलिजिबल हो चुके हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस पहले कर ली है। तो ध्यान ये रखना है कि इसी तरह से आप करना, क्योंकि अदरवाइज इतनी ज्यादा लिथार्जी, इतना ज्यादा वो डर लगता है आंसर लिखने से, मैं अच्छा लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, तो कोई बात नहीं, वो सारा डर यहाँ पे निकल चुका है। फिर अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट देंगे, एंड हमारी टीम यहाँ पर आपको इनका सबका प्रॉपर इवेल्युएशन देगी, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स अंडरस्टैंड कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंस लिख तो रहे हैं पर यही नहीं पता कि अपने आप को बेहतर कैसे करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जरूर है इनका पर्पस, नो डाउट अबाउट इट, बट ये आइडेंटिफाई करना भी है कि व्हाट आर माय एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। रियल एग्जाम में मुझे अच्छा आंसर कैसे लिखना है, जो कहीं ना कहीं बाकियों से मुझे ज्यादा मार्क्स लेकर आ पाए, वो सब भी यहीं पर आपको सीखना होगा।
पैरेलली सर, जैसे कि आपने कहा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके 2 कारण होते हैं, या तो उन्होंने किसी सब्जेक्ट पर कम कंटेंट पढ़ा है, या जो कंटेंट उन्होंने पढ़ा है वो उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इन 2 केसेस में आप कहीं इधर-उधर भागने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात ये है कि आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमारे पास प्रहार मीन्स रिवीजन बुकलेट्स हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जब से ही प्रहार की बुकलेट्स लॉन्च हुई हैं, उसके बाद हर साल इन्होंने बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। जब आपके पास समय की कमी होती है, या आप अपने कंटेंट पर कॉन्फिडेंट नहीं होते, या आप अपने गिवन कंटेंट को वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही बुकलेट आती है, और वो है प्रहार। ये प्रहार आपको आपके इसी जो आपका ओरिएंटेशन है, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। पैरेलली आपके लिए होते हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज। इसमें डेटा, फैक्ट्स, वेरियस जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑथर्स के एग्जांपल्स होते इवन हैं, आपके सर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। कमेटीज हो गया, एथिक्स के कीवर्ड्स हो गया, ऐसी बहुत सारी हमारी मार्क्स बूस्टर यहाँ तो पे ये इसका सीरीज आती बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अवेल कर सकें, और ये जो कंटेंट आपके लिए होता है, ये आपकी प्लानिंग को सप्लीमेंट करता है। प्लानिंग के साथ कंटेंट अगर सॉलिड है आपके पास, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास एक सॉलिड प्लानिंग है, आपके पास एक सॉलिड कंटेंट है, और उसके साथ आपकी मेहनत, ये तीनों जब ब्लेंड में आएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है जी सर। तो सर ये सारी जो डिस्कशन था, अगर आप मैं फोर्थ जस्ट जो फोर्थ इशू। समराइज करना चाहूँ। ओके। हाँ जी, तो इस पर्टिकुलर जो हमने अभी तक 3 फेजेस डिस्कस किए, उनमें पॉइंट यही है कि तो आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल हो जाएगा जो कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा। इसके अलावा हमारी टीम की तरफ से ना आपको जो सृजन के माध्यम से हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है, वो ये भी है कि आपको जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और साथ साथ ऐसे के आपको मॉड्यूलर कोर्सेज दिए जा रहे हैं ताकि आपके कंटेंट कभी खराब ना जाए। ये सब सृजन बैच का पार्ट होगा। यस यस एंड इसके अलावा जैसा हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में, मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में, वो सारा भी इसी का यहाँ पे पार्ट रहेगा एंड इन सब टेस्ट की आपकी एवेल्युएशन भी यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, मेंटोर्स का रोल इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आप लोगों ने नोटिस किया बहुत सारे टॉपर्स ऐसे थे जो मेंटर्स का रोल कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे थे कंसिस्टेंटली, कि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आई है अपनी प्रेपरेशन के अंदर, मेंटोर्स ने उनकी पूरी तरह से सपोर्ट करी है। तो पर्सनलाइज मेंटरशिप भी हमारी यहाँ पे स्टूडेंट बैच के अंदर इंक्लूडेड है एंड प्रीलिम्स एंड मेन स्पेसिफिक आपको ई बुक्स दैट इज उड़ान एंड प्रहार वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो तीनों फेजेस हैं हमारे। पहला फोकस होगा अगले 4 महीने प्रीलिम्स अपना मेंस के ऊपर, फिर टिल प्रीलिम्स जो आपका दिसंबर से लेकर प्रीलिम्स तक जाएगा वो आपका प्रीलिम्स फोकस रहेगा एंड प्रीलिम्स के बाद से लेकर अगस्त एंड तक जब तक आपका मेंस नहीं होता वो आपका मेंस फोकस यहाँ पे बैच रहेगा। तो ये सारा जो ओवरऑल होलिस्टिक कवरेज है ये आपको सृजन बैच के अंदर देखने को मिल जाएगा। राइट सर, ये जो हमारा बैच है ये आप इंग्लिश में भी एंड साथ साथ हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड सर, इसकी जो फी है दैट इज 9,999, यानी कि 10,000 Yes. रुपीज इसकी फीस है आपके लिए। यस तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, आपका हिंदी में भी होगा एंड साथ साथ आपका इंग्लिश में भी आपको ये बैच आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बैच जैसा सर ने आपको शेड्यूल दिखाया था वो 28 जुलाई से यहाँ पर आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, 2 बातें रह गई हैं सर, जी हमें उन सर। पर भी ज़रूर से डिस्कशन करना चाहिए। जी। जैसे चौथा इश्यू था कि हम इनफैक्ट सर, हमें यहाँ पर देखें तो जब हम अपना टेस्ट दे लेते हैं, इवैल्यूएट हो जाता है, तो उसके एनालिसिस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर हम इसमें भी ये हम बच्चों हाँ की जी, कैसे हेल्प हो रही है? हमारी टीम ने यहाँ पर जो सर एक सोल्यूशन बनाया है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें यहाँ पे एक्चुअली दोनों प्रॉब्लम्स में साथ में ही सर मैं हाँ, बता क्योंकि देता हूँ। दोनों इंटीग्रेटेड हैं। पहले तो टेस्ट के पहले रिवीजन, और दूसरा टेस्ट हो जाने के बाद उसका इवैल्यूएशन। यस सर, इसमें जो हमारी टीम ने एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश की है, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करी है ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएं। दैट इज पार्ट ऑफ असलेक्ट 360। एक्चुअली इसमें क्या होगा सर कि जैसे जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी कि टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर आपको प्रीलिम स्पेसिफिक क्रैश कोर्स वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएंगी ताकि टेस्ट से पहले आपके पास कंटेंट हो जहां से आपने फटाफट क्विकली रिवाइज करना है बिफोर गिविंग द टेस्ट। नहीं तो आधा अधूरा पढ़ के जाओगे, आधा अधूरा टेस्ट दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पर जब आपने पढ़ के टेस्ट दिया होगा तब आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, वो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा अपने आप को बेहतर बनाने में। तो सर यहाँ पे उस प्रॉब्लम का जो इशू नंबर 5 था वो तो इस तरह से सॉल्व हो गया एंड जो सबसे मैंने जो आपको पहले भी हाईलाइट किया था कि इवैल्यूएशन के बाद अच्छा फीडबैक कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास मेंस का प्रॉपर पोस्ट वैल्यूएशन फीडबैक भी आपको यहाँ पे हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। इसमें क्या होगा कि लेट्स से आपने यहाँ पे कोई आंसर लिखा है, अब चेक होके आ भी गया, पर कहीं ना कहीं एक पर्सन होना चाहिए जो आपको यहाँ पे उनके साथ आप 1-to-1 डिस्कस कर पाए, आप देख पाए कि यार मुझे यहाँ पे कमी लग रही है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, हाउ शुड आई मेक इट इवन बेटर, क्या मैं कंक्लूजन सही डायरेक्शन में लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ,
क्या मेरे इंट्रोडक्शन में कुछ कमजोरियां आ रही है, क्या मैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेरे कंटेंट में कुछ एग्जांपल मिसिंग है, डेटा मिसिंग है, कैसे मैं उसको और स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। ये सारी चीजें पोस्ट इवैल्यूएशन फीडबैक में काउंट होती हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ स्टूडेंट एंड हमारी टीम ने यहाँ पर इसी आपके पेन पॉइंट को हेल्प करने के लिए ये जो आपका इनिशिएटिव है ये आपको यहाँ पे हेल्प कर देगा। सर इसके अलावा चलो ये दो प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, बट इन जनरल अगर हम बात करें ना तो हमारी टीम ने इसका नाम दिया है सिलेक्ट 360। डेफिनेटली इसमें आपको वीडियोस तो मिलेंगी ही, साथ साथ आपको पोस्ट वैल्यूएशन फीडबैक में मिलेगा, प्लस आपकी और हेल्प करने के लिए हमारी टीम ने यहाँ पर आपको सीसेट क्लासेस भी इसमें दी जाएंगी, साथ ही साथ सीसेट खजाना एंड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स खजाना। सर ये खजाना क्या है, आप जरा एक्सप्लेन करें। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी फैकल्टीज होती हैं जो आपके लिए जो सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं उनको प्रिपेयर करती हैं। सभी फैकल्टीज बेस्ट होती हैं और सभी बहुत अच्छी तरीके से जो टॉपिक्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। कई बार होता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते और हमें कुछ और ऑप्शंस की तलाश होती है। खजाना सच में खजाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनकी क्लासेस एक जगह पर मिल जाती हैं। अब आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा टीचर है जिसके साथ आप बेटर कनेक्ट कर पा रहे हैं। सभी बेस्ट हैं, सभी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप अपने लिए उस टीचर को चुन सकते हैं जिनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बेहतर है और ये आपकी तैयारी को एक पर्सनलाइज्ड टच देता है, आपको बेटर ऑप्शंस देता है ताकि आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा अपने हिसाब से चीजों को मैनेज भी कर पाएं। जी। तो सीसैट खजाना में आपके लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो होंगे। इसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि किसी ऑप्शन की जरूरत है। ऋषभ सर हमारे साथ हैं एंड ये खजाना में आपको सर की क्लासेस मिलेंगी, हर जगह सर की क्लासेस मिलेंगी। नहीं मेरी और वैसे भी सर क्लासेस हाँ, मिलेंगी इनको, हाँ, तो सीसेट आपकी क्लासेस, सीसेट क्लासेस ऑलरेडी सीसेट क्लासेस आपको यहाँ Already. मिलने ही वाली Yes, हैं yes. और खजाना में भी सर की क्लासेस रहेंगी एंड आई डोंट थिंक कि आप वहाँ कुछ और ढूंढने वाले हैं। आप वहाँ पर भी वही सीसेट की क्लासेस देखने वाले हैं। हाँ, जीएस में आपको अलग अलग फैकल्टीज की क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में, और आप जिनके साथ बेटर कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके जरिए जरूर से पढ़ पाएंगे। ठीक है, और सर तो ये हाँ जो जी, अपना मॉडल है ये केवल इंग्लिश में अवेलेबल है ना? राइट, और इसकी जो फीस है दैट इज 6,000 रुपीज। यस। तो एक मैं जस्ट क्लैरिफाई कर दूं स्टूडेंट्स के लिए, एक हमारा है सृजन, राइट, जिसमें हमने ये सारे आपके साथ फीचर्स डिस्कस किए, जो हमने यहाँ पे पॉइंटर्स सारे डिस्कस किए, जिसमें आपको शेड्यूल, मॉड्यूलर कोर्सेज, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, प्रीलिम्स एंड मेंस की ई बुक्स, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये सृजन का पार्ट है। अगर इसके साथ एडिशनल आपको चीजें जैसे आपका प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की वीडियोस एंड साथ साथ आपको पोस्ट वैल्यूएशन फीडबैक, सीसेट क्लासेस एंड ये सब चीजें चाहिए आपको, तो वो आपको सिलेक्ट 360 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सृजन के साथ साथ आप ये एड ऑन फीचर भी यहाँ पे ले सकते हो, सिलेक्ट 360 का कॉम्बिनेशन। एंड आई थिंक इट्स हाईली अफोर्डेबल सर, क्योंकि जो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ये पूरे साल के लिए हैं। जी, मल्टीपल फीचर्स के साथ हैं। मैं कहता हूँ कि एक टेस्ट सीरीज से ज्यादा कॉस्ट करती है और यहाँ पर वो सारी चीजें जो कंपोजिट तरीके से अवेलेबल हैं ये वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करेंगी। ये कुछ ऐसे होगा कि बस आपने अपना सृजन कोर्स अवेल किया है अपने सेलेक्ट 360 के साथ और अब आपको किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। बस आप चुपचाप मन लगा के पढ़ाई करना शुरू करिए, आप और आपका एग्जाम, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर। अफोर्डेबिलिटी के मामले में तो वो तो हमारा विजन ही है कि कोशिश हमारी पूरी रहती ही है। तो ये सृजन का जो इनिशिएटिव है डेफिनेटली स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफी और हेल्प ये करेगा। सिलेक्शन गिविंग इनिशिएटिव है सर, इसने हर साल बैक टू बैक सिलेक्शन दिए हैं। जी सर। सर लास्ट ईयर मुझे याद है, आई थिंक 550 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने मेंस क्लियर किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस, केवल मेंस क्लियर किया था। ऐसे बच्चे 550 थे हमारे पास लास्ट ईयर में। एंड अगर मैं फाइनल लिस्ट की बात करूं उसमें 192 सिलेक्शंस फाइनल लिस्ट में आपको इसी बैच से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये नंबर्स हैं आपके सामने, टॉपर्स का पूरा भरोसा रहा है। इसका रीजन यही है कि देखो ये प्रॉब्लम्स आपने ही हमें बताई हैं, हमने उन्हीं प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके आपके लिए सोल्यूशन दिया हुआ है। अब पॉइंट ये आता है ना कि प्रॉब्लम डिस्कस होगी, सोल्यूशन डिस्कस हो गया, अब बात है इंप्लीमेंटेशन की। देखो स्ट्रेटजी जितनी मर्जी बना लो, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना तब तक वो कागजों के ऊपर ही है वो स्ट्रेटजी। बस यही गलती नहीं है आपको करनी कि इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी बना दी उसको फॉलो ही नहीं कर पाए। स्ट्रेटजी बनाओ, अच्छी बात है, वो हमने डिस्कस भी करी, पर उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपकी मेहनत भी चाहिए। हमारी टीम पूरी तरह से आपके लिए मेहनत करेगी, हर एक मेंटर आपके लिए मेहनत करेगा, हर एक फैकल्टी आपके लिए मेहनत करेगा, हर एक पोस्ट वैल्यूएशन जो फीडबैक होगा उसमें हम आपके साथ लगे रहेंगे। पर वो तभी हो पाएगा जब आप भी हमारे साथ लगे रहेंगे। ये कंधे से कंधा मिलाकर ही इनिशिएटिव रन होता है एंड वही स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा सर स्टूडेंट से कि वो पूरी डेडिकेशन के साथ इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर पार्ट बने, मेहनत करें दिल लगा के, एंड डेफिनेटली इससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार और भी ज्यादा सिलेक्शन हमें अगले सालों में देखने को मिलेंगे। सर कहते हैं कुछ स्ट्रेटजीज आर सम स्ट्रेटजीज आर गुड ऑन पेपर ओनली,
कई सारे लोगों की स्ट्रेटजी ऐसी होती है, वो पेपर पे तो बड़ी अच्छी दिखती है, लेकिन जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी ये स्ट्रेटजी जो आपके लिए तैयार की गई है, ये हाईली प्रैक्टिकल है। इसे कई सालों से बच्चों ने इम्प्लीमेंट किया है और सिलेक्शन लिया है, तो आप इस पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। सर, लास्ट में मैं एक दो छोटे छोटे और हमारे टीम की तरफ से हैंड होल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, हाँ। मैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को गाइड कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको शायद सिर्फ लेट्स से मेंस का उनका कंपोनेंट उनका खुद कवर्ड है, बट वो चाहेंगे कि प्रीलिम्स के अंदर हमारी टीम उनको हेल्प करे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जहां पर वो टेस्ट प्रीलिम्स के लिखें, उनको कहीं ना कहीं आइडिया मिलता रहे कहाँ पे उनकी मिस्टेक्स हुई हैं। इसी प्रॉब्लम के लिए हमारी टीम जो आपके लिए सपोर्ट लाई है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ये जीएस की आपको प्रीलिम्स की आपको टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब नोटिस करिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एनसीईआरटी टेस्ट। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एनसीईआरटी के साथ इंटीग्रेशन नहीं बन पाता, वो एनसीईआरटी इंटीग्रेशन यहाँ पे डेफिनेटली किया गया है। आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। फिर एक बार आपका वो टॉपिक या पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पे आपके कवर्ड हैं, एंड लास्ट में आपके फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे कवर्ड हैं। तो यानी कि ना टेस्ट सीरीज का आपको यहाँ पे अब डरने की कोई बात नहीं है। टेस्ट सीरीज को उसी तरह से बनाया गया है जैसा वो हिंट्स की बात हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कहीं ना कहीं हमें एनसीईआरटी इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, तो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे इसमें कवर्ड हैं। और 27 जुलाई से ये स्टार्ट है। ये बैच स्टार्ट है। एंड लास्ट सर एक छोटा सा और पॉइंट भी है, ठीक है, तो अगर आपको फीचर्स देखने हैं तो मैंने यहाँ से बता ही दिए, तो ये फीचर्स हैं इसके। एंड लास्टली, जिन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं सीसेट में दिक्कत आती है, वो चाहते हैं कि सर हमें सीसेट की प्रैक्टिस हमें चाहिए, वी नीड टू प्रैक्टिस सीसेट, क्योंकि देखो सीसेट तो प्रैक्टिस से ही बेहतर हो सकता है, कोई एक दिन का खेल तो है नहीं सीसेट। तो सीसेट में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर बनते रहोगे। उसी पर्टिकुलर चीज के लिए हमारी टीम सीसेट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर भी आपको 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट मतलब लेट्स से क्वांट के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का एक टेस्ट बन गया, रीजनिंग के 5 टॉपिक्स मिला के एक आपका सेक्शनल टेस्ट बन गया। उसके अलावा 9 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए यहाँ पर आपके पास 3 पीवाईक्यू फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, एंड साथ साथ हर टेस्ट का आपको वहां पे सोल्यूशन भी मिलेगा, ताकि आप अपनी गलतियां पहचान पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ कि इन गलतियों से कैसे बेहतर करना है। और ये चीज सी सेट में और भी रेलेवेंट बन जाती है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर हमारे पास 80 क्वेश्चन होते हैं। स्कोर तो हमें 66 ही चाहिए होता है, बट इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन सा क्वेश्चन पिक करें, कौन सा क्वेश्चन पिक ना करें। किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दिए कि भाई ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मुझे ये करना ही करना है। ये सारी गलतियां जितनी जल्दी आप टेस्ट में कर लोगे, उतने ही कम चांसेस रहेंगे रियल एग्जाम के अंदर गलती करने के। तो ये सीसेट का जो हमारा टेस्ट सीरीज है, ये भी 27 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो इन सब इनिशिएटिव्स के जो लिंक्स हैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं, तो वहां पर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। राइट सर? बिल्कुल सर। तो आई थिंक कि हमने सेशन में जो भी ज़रूरी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी उन्हें कर लिया है। ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों के बारे में पूरा ये सेशन था, वीडियो था। हमारी यहाँ पर बातचीत कंप्लीट होती है। फिर कभी इन एस्पिरेंट से मुलाकात होगी किसी और सेशन में, मैं और सर आपके सामने आएंगे, कुछ और मुद्दों पर बातचीत होगी। तो जी। आज के इस सेशन को सर यहीं पे समाप्त किया जाए। बिल्कुल सर, मेहनत करते रहिएगा। मेरे लास्ट में बस आपको यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क आपका रहेगा, वो चीज़ आप करने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। एंड आई होप कि मैं आपके साथ आगे भी कनेक्टेड रहूंगा, एंड इसी तरह से हम अपने जो ये जर्नी है यूपीएससी की जर्नी, इसको थोड़ा सा और आसान बना पाएंगे। सो तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।